प्रॉपर्टी के झूठे विज्ञापन और झूठे वादे पर जल्द ही लगाम लगाई जा सकेगी। फ्लैट्स के खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक सख्त रेगुलेटर बनाने वाली है। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013 की ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। संसद में इस बिल के पास होते ही रियल एस्टेट रेगुलेटर वजूद में आ जाएगा, यानी ग्राहकों का फायदा ही फायदा। सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सख्त रेगुलेटर तैयार कर चुकी है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में फिलहाल कई तरह की खामियां और अनियमितताएं हैं, जैसे समय पर प्रोजेक्ट का पूरा नहीं होना, ग्राहकों को वादा करने के बाद वादे से मुकर जाना, कंस्ट्रक्शन के शुरू होने के बाद फ्लैट्स की कीमतें बढ़ा देना। लेकिन रेगुलेटर बन जाने के बाद सरकार बहुत हद तक इस तरह की अनियमितताओं पर लगाम लगा पाएगी। डेवलपर्स के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल में कई जगह सख्त प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कोई डेवलपर किसी प्रोजेक्ट के लिए गलत विज्ञापन देता है तो उस डेवलपर को जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बिल के संसद में पास होते ही रियल एस्टेट रेगुलेटर प्रभावी हो जाएगा। इस रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल में ग्राहकों से जुड़े कई मुद्दों को अहम स्थान दिया गया है। प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले सभी डेवलपर्स के लिए हर तरह की कानूनी मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा और इन दस्तावेजों को रेगुलेटर के पास जमा कराने होंगे। साथ ही कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इनका ब्यौरा वेबसाइट पर भी डालना होगा। बिल बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बिल एक बैलेंस्ड बिल होना चाहिए जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ में काम करे और ईमानदारी से बिजनेस करने वालों को सपोर्ट करे। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल में प्रोजेक्ट की साइट से जुड़े गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। पहली बार झूठे विज्ञापन देने वाली रियल एस्टेट कंपनियों पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार ऐसा करने वाले डेवलपर्स को जेल जाना पड़ सकता है। इस बिल के तहत एक डेवलपर को अपने हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखना जरूरी होगा, जिसमें प्रोजेक्ट के लिए खरीदारों से ली गई रकम का 70% अमाउंट रखना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रोजेक्ट के लिए जुटाई गई राशि का कहीं और इस्तेमाल ना हो सके। साथ ही डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी रेगुलेटर को बतानी होगी। खरीदारों के साथ डेवलपर्स से समझौते पर दस्तखत करते हैं, उसके ड्राफ्ट की जांच रेगुलेटर से करानी होगी। दरअसल खरीदार अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स की भाषा पूरी तरह समझ नहीं पाते और भ्रम में पड़ जाते हैं या ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम लोग का कहना है कि रेगुलेशन में अप्रूविंग अथॉरिटी और जो आपको मॉनिटर करती है मॉनिटरिंग अथॉरिटी, उसको भी लाना चाहिए। उसमें जो मिडिल मैन है उनको भी लाना चाहिए, उसमें कंज्यूमर है उनको भी लाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंज्यूमर ट्रेडर हो जाते हैं। अगर एंड यूजर नहीं होते हैं तो ट्रेडर होते हैं, तो ट्रेडर के लिए तो डेफिनेटली सख्ती होनी चाहिए। इस बिल के तहत डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंटों को रेगुलेटर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डेवलपर्स को कोई बड़ा कारण नहीं होने पर एग्रीमेंट फॉर सेल कैंसिल करने की अनुमति नहीं होगी। इस बिल के तहत डेवलपर्स केवल कारपेट एरिया के हिसाब से ही प्रॉपर्टी बेच पाएंगे। इसमें पहले सुपर बिल्ट अप एरिया के नाम पर खरीदारों की आंखों में धूल झोंकी जाती थी। 4000 वर्ग मीटर से कम के प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, यानी रेगुलेटर के डंडे से छोटे प्रॉपर्टी डेवलपर्स बच जाएंगे। कभी एक रेगुलेशन आ गया, कभी दूसरा आ गया, कभी तीसरा आ गया। हम वेलकम करते हैं रेगुलेशन का, लेकिन रेगुलेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन बनने के बाद डेवलपर्स और ब्रोकर्स की धोखाधड़ी से खरीदारों को सुरक्षा मिलेगी। इस बिल के तहत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यूनिफॉर्म रेगुलेशन सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि पूरी तरह से खरीदारों के हित में है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेशन पर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट नवीन रहेजा से डिटेल में बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। आप भी सुनिए ध्यान से। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 2013 के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेडको के प्रेसिडेंट और रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी मिस्टर नवीन रहेजा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेशन का आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा। देखिए, रेगुलेशन का जो मेन इंटेंट और पर्पस है वो तो इसलिए है और उसलिए होना चाहिए कि जो लोग ठगी करते हैं और जो लोग लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई को
मिसरिप्रेजेंट करके या झूठ बोल के या फ्रॉड करके उनका पैसा अपने कब्जे में ले लेते हैं, घर का सपना बेच के या कोई प्लॉट का सपना बेच के, तो उनको रेगुलेट करने के लिए मेरे ख्याल से पूरा इंटेंट और पर्पस इसके पीछे ये है। जेल का प्रावधान है इस रेगुलेशन में, क्या आप इसको थोड़ा सख्त कदम नहीं मान रहे हैं? देखिए, जेल का प्राविधान अगर उन लोगों के ऊपर है जो कि ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड हैं, ऑलरेडी जो डेवलपर्स हैं, जो मेन अच्छे डेवलपर्स हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो सारी सैंक्शंस लेके ही काम करते हैं। उनके ऊपर जेल का प्रावधान करना जो है वो मेरे ख्याल से इस बिल के ऊपर बहुत नेगेटिव है। 4000 वर्ग मीटर से छोटे जो डेवलपर्स हैं उनको इससे पूरी तरह बरी कर दिया गया है, क्या उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल, हर एक को इंक्लूड करना चाहिए था। अगर देखा जाए तो जो मेन ठगी होती है वो गरीब आदमी के साथ होती है, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच ना तो पुलिस में होती है ना कोर्ट में होती है, और उसको जो है अनस्क्रूपलस जो लोग होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो उनको सरकारी जमीन के ऊपर या झुग्गियों के जो सरकारी झुग्गी जैसे लैंड है उसके ऊपर झुग्गी देने के बहाने, या एक ऐसी लैंड जो कि पास नहीं है वहां पे प्लॉट काट के बेचना, ये जो है ये छोटे लेवल के डेवलपर्स काम करते हैं, इस तरीके का जो माफिया होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें बात कही गई है कि आप सुपर बिल्टअप एरिया के नाम पे नहीं बेचेंगे प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको सिर्फ कारपेट एरिया ही यूज करना पड़ेगा। सही मान रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये डेवलपर्स के ऊपर डिस्क्रिशनरी होना चाहिए कि वो डिक्लेयर भी कर सकता हो कि भाई मेरा कारपेट एरिया आपके फ्लैट का ही है, लेकिन मैं ग्रॉस एरिया आपको ये दे रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी एडिशनल फैसिलिटीज भी आपको दे रहा हूँ। अब वो कोई डेवलपर कम फैसिलिटी देगा तो कम से कम एक डिक्लेरेशन उसकी तरफ से आएगी कि ये तो सिर्फ एक फ्लैट तो ठीक है पूरे साइज का दे रहा है, लेकिन लिफ्ट लॉबी छोटी सी दे रहा है, लिफ्टें छोटी लगा रहा है, स्टेयर केस छोटे कर रहा है, और फैसिलिटीज जो है उनके ऊपर कट कर रहा है। तो इसलिए कारपेट एरिया के साथ साथ ग्रॉस एरिया की डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए। अच्छा सर, इसके साथ समय सीमा की बात कही गई है कि समय सीमा आपको पहले बताना होगा कि आप फला प्रोजेक्ट कितने समय सीमा में आप पूरा कर रहे हैं। समय में सरकार बांध रहे हैं, हम बंधने को तैयार है, मेरे ख्याल से सब डेवलपर्स बंधने को तैयार है। हम भी ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो और हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चला जाए, लेकिन प्रोजेक्ट के डिलेज किस कारण से होते हैं? मेनली तो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम, जो क्लियरेंसीज होती है हमारी, और जो आपके जो नॉर्म्स को फॉलो अप करना होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर आके जो बारी बारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन बिटवीन और बॉटलनेक्स क्रिएट की जाती हैं, तो वो जिम्मेवारी भी तो फिक्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की भाषा पे भी बात की गई है कि जो जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं लोग मकान खरीदने में, उन्हें जो साइन कराया जाता है बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ चीजें इधर की उधर हो गई, उतना पढ़ नहीं पाया कंज्यूमर, तो ये डॉक्यूमेंट की भाषा भी रेगुलेटर बोला है कि एक बार मुझसे चेक कराना पड़ेगा। क्या इसमें कोई बुराई नहीं है? मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट की भाषा बायलैटरल हो, पहले से ही क्लैरिटी हो और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को, तो उससे झगड़े होने का फ्यूचर में या कोई रेगुलेटर के पास कंप्लेंट्स होने का या और किसी फॉर्म के ऊपर डिस्प्यूट होने का चांस कम हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए आप एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवाएं और वहां सारा पैसा रखें। कम से कम 70% जो आप लोगों से ले रहे हैं पैसे वो वहां होना चाहिए। अब तक ये देखा जाता था कि वो सिफोनिंग हो जाती थी, किसी डेवलपर ने कहीं से पैसा उठाया किसी प्रोजेक्ट के लिए, पता चला उस पैसे से कहीं और जमीन खरीद लिया और वो डिले होते गया, 5 साल 7 साल पीछे चला जाता था। कई जगह पे जमीन जो है वो ऑलरेडी जमीन ही 70-80 बल्कि 90% तो जमीन की कॉस्ट में ही आ जाता है, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 10% है, तो उस 10% के लिए आप 70% को क्यों ब्लॉक करेंगे? अगर ऐसे ब्लॉक करेंगे तो फिर तो कोई इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाएगा उसके बाद, क्योंकि वो पैसे को निकाले बिना उस पैसे को ब्लॉक करने की जरूरत क्या है? जिससे जो कंस्ट्रक्शन के लिए तो 10% चाहिए और आप कह रहे हो 70% ब्लॉक कर लो, तो उससे तो आप इकोनॉमी को स्टॉप कर रहे हैं ना, ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। रेगुलेटर बनने के बाद भी आम लोगों को फिलहाल कीमतों से राहत नहीं मिलेगी। कीमतों से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर रेगुलेटर के अंदर गवर्नमेंट ढंग से काम करे, अगर रेगुलेटर ढंग से काम करे और उसको कंट्रोल में रखे तो ठगी में रोक लगाई जा सकती है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अभी क्लियरेंस के लिए जैसे 25-50 जगह जाना पड़ता है, तो पहले सरकार को सिंगल विंडो क्लियरेंस करना चाहिए था, उसके बाद रेगुलेटर को लेके आना चाहिए था? मैं ये चाहूंगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को रेगुलेटर जो है अपना पार्ट बना ले, रेगुलेटर का पार्ट बना दें कि वो रेगुलेटर ये इंश्योर करेगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस टाइमलाइंस के साथ गवर्नमेंट को प्रोसेस, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को
प्रोसेस को में लाना पड़े। तो ये थे नरेडको के प्रेसिडेंट मिस्टर नवीन रहेजा। इन्होंने तो स्वागत किया है नए रेगुलेटर का। अभी हालांकि एक हडल और है, संसद से इसे पास होना है, लेकिन इनका मानना है कि इसमें कुछ सुधार की अभी भी गुंजाइश है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली।